मैं प्रगति संस्थान नागपुर से आपका स्वागत करता हूं और आज आपका जो इसमें अध्ययन है वो अपवाह तंत्र का है। अपवाह तंत्र के अंतर्गत आप पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र। मुख्य रूप से आज के अध्ययन का विषय है सिंधु नदी तंत्र। अब सिंधु नदी तंत्र को जानने से पहले कुछ शब्दों को हम समझ लेते हैं। जैसे एक शब्द है अपवाह। तो अपवाह का मतलब ये है कि नदी का जो बहाव है उसको हम अपवाह से संबोधित करते हैं, जबकि दूसरा एक शब्द इसमें है अपवाह तंत्र। तो अपवाह तंत्र को अंग्रेजी में कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम। नदी और उसकी जो सहायक है, उन नदियों का जो शाख है तो उसका एक समूह है नदियों का। तो नदियों के समूह को जो नाम दिया गया है उसे अपवाह तंत्र कहा गया या ड्रेनेज सिस्टम कहा गया। अब अपवाह प्रतिरूप, तीसरा शब्द है अपवाह प्रतिरूप। अपवाह प्रतिरूप क्या है? ड्रेनेज पैटर्न क्या है? तो पैटर्न में नदी पूर्ववर्ती है, नवानुवर्ती है, अध्यारोपित है। इस तरह से जब उसको हम उसका मूल्यांकन करेंगे कि नदी किस तरह से चल रही है, उसका प्रतिरूप क्या है, स्वरूप क्या है, तो उसका अध्ययन हम जो जिस शब्द को लेकर करते हैं उसे अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। इसके बाद फिर अगला शब्द है जल विभाजक। जल विभाजक, जैसे कि आप जानते हैं कि कोई एक मुख्य नदी होती है, उस नदी के उत्तर का क्षेत्र या दक्षिण का क्षेत्र। अब ये नदी चूंकि पूर्व पश्चिम की है तो इस तरह से इसका एक क्षेत्र उत्तर बन जाएगा, एक क्षेत्र दक्षिण बन जाएगा। तो ये बीच में जो नदी है ये जल विभाजक का कार्य करती है। इसी तरह से अगर कोई नदी उत्तर से दक्षिण की तरफ है तो इधर का क्षेत्र पश्चिम का और पूर्व का क्षेत्र विभाजक बन जाता है। तो उसी तरह से ये शब्द है जल विभाजक का। तो आपने चार शब्दों को देखा। अपवाह क्या होता है उसको समझा, अपवाह तंत्र क्या होता है उसको समझा, अपवाह प्रतिरूप क्या है उसको देखा और जल विभाजक क्या है उसको समझा। कभी कभी प्रश्न डायरेक्ट न पूछ करके इन शब्दों पर केंद्रित कर दिए जाते हैं, जिसके लिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। अब हम जब अपवाह तंत्र भारत में पढ़ते हैं, उस अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। एक हिमालय का अपवाह तंत्र है और दूसरा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है। जो हिमालय का अपवाह तंत्र है उसमें आप तीन अपवाह तंत्र पढ़ते हैं। एक सिंधु नदी तंत्र है, दूसरा गंगा नदी तंत्र है, तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। भारत में के जो ये तीन अपवाह तंत्र हैं ये मुख्य रूप से हिमालय के अपवाह तंत्र के हिस्से हैं। अब यहाँ पर आज आपको सिंधु नदी तंत्र की ही विस्तृत व्याख्या की जाएगी, क्योंकि एक दिन में सिर्फ एक ही नदी तंत्र हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में अब यहाँ पर आप ये देखते हैं हिमालय का अपवाह। प्रायद्वीपीय अपवाह में भी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें प्रायद्वीपीय अपवाह में जब आप अध्ययन करते हैं तो पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियों का अपवाह तंत्र जो अरब सागर में गिरती हैं, ऐसी नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तो उनका भी अपवाह तंत्र पढ़ेंगे। अब उसमें गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, तुंगभद्रा है। पश्चिम की तरफ अरब सागर में गिरने वाली नदियों में नर्मदा है, ताप्ती है, मांडवी है, जुआरी है, नेत्रवती है, पेरियार है, उसका अध्ययन आप करते हैं। तो यहाँ पर आज हम सिंधु नदी लेंगे और सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां जो है सिंधु है, झेलम है, चेनाब है, रावी है, व्यास है, सतलज है, उसकी चर्चा करेंगे और उस पर संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो हिमालय के अपवाह में हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व तीन नदियां थी, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। इन तीन नदियों को पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। पूर्ववर्ती नदी कहने का इसमें दो भाव हो गया, दो कारण हो गया। एक तो इसका ये हिमालय के पहले की नदी है और दूसरा जब हिमालय की उत्पत्ति हुई तो इन्होंने हिमालय को काट करके अपने पूर्वत स्थान को बनाए रखा, पूर्वत मार्ग का ही अनुसरण किया। ऐसे स्थिति में इनको पूर्ववर्ती कहा है। अब आप समझ गए होंगे कि जब कभी भी आपसे परीक्षाओं में पूछा जाए कि तीनों नदियों के अलावा चौथी नदी अगर कोई दे दी जाएगी तो पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं बनेगी। तेथिक भूसन्नतियों में नदियां गिरती थी। भूसन्नति
एक गहरे छिछले भाग होते हैं जहां नदियों का अवसाद गिरता है और धीरे धीरे उनमें वलन की क्रिया पैदा होती है। अब जैसे ये महासागर तेजीज, इसमें नदियां आकर के गिर रही हैं, नदियां गिरने के फलस्वरूप इसमें अवसादों का जमाव हो रहा है, बल नीचे की तरफ से अगल बगल से भी कार्य कर रहा है, तो इसमें लहर पैदा हो रही है। अब ये लहर जो है यही भूषण नदी के रूप में वलन की प्रक्रिया के फलस्वरूप वलित पर्वत की उत्पत्ति कर रही है। तब आप देखेंगे 33 भूसंरत में नदियां गिरती थी। अन्य नदियां भी दक्षिण भारत की वो भी 33 भूसंरत में ही आकर के गिरती थी, जिसमें चंबल, बेतवा, केल, सोन। आप जानते होंगे चंबल, बेतवा और केल यमुना की सहायक है और सोन गंगा की सहायक। तो इस तरह से नदियां गिरती थी और हिमालय को काट करके इन नदियों ने गार्ज बनाया। इन तीनों मुख्य नदियों ने, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र नदियों ने हिमालय को काट करके गार्ज बनाया और उस गार्ज का नाम दिया गया, सिंधु द्वारा जो गार्ज बनाया गया उसका नाम सिंधु गार्ज, जम्मू कश्मीर में। सिटकीला गार्ज सतलज नदी द्वारा बनाया गया, हिमाचल प्रदेश में। कोरबा गार्ज ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया, अरुणाचल प्रदेश में। और पहले नदी की घाटी बनी, इसके बाद उसमें हिमनद बनी। तो इस तरह से आपने देखा कि गार्ज जो है वो 3 मुख्य हो गए। सिंधु नदी द्वारा बनाया गया सिंधु गार्ज इस राज्य में है, जम्मू कश्मीर। सिटकीला गार्ज सतलज नदी द्वारा बनाया गया है, वो है हिमाचल प्रदेश में। कोरबा गार्ज ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया है, अरुणाचल प्रदेश में। इस तरह से पहले नदी घाटियां बनी और उसके उपरांत फिर हिमनद बने। अब हम आगे इस बात पर बल देते हैं कि जो 33 में जमाव हुआ वह किस रूपों में था, किस चट्टान के रूप में था। तो उसमें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कांगलोमरेट के रूप में था। मुख्य रूप से यहाँ आप देख रहे हैं अवसादी चट्टानों के रूप में था। अपवाह तंत्र भारत का जो है, भारत के अपवाह तंत्र का 77% हिस्सा, 77% जल बंगाल की खाड़ी में जाता है और 23% हिस्सा अरब सागर में जाता है। यहाँ पर एक और प्रमुख नदी का उल्लेख आवश्यक हो जाता है, जिसका नाम इतिहास में भी हम देखते हैं इंडो प्रमुख नदी है। जब आरावी ऊपर उठा दिल्ली तक तो ये नदी बाधित हो गई। ये नदी पूरब की तरफ बहती थी और बाधित हो गई, जिसके कारण से ये इसका मार्ग रुक गया और ये सरस्वती या घग्गर के नाम से हरियाणा और राजस्थान में स्थित है। इसको आप जानेंगे, घग्गर नदी सिंधु घाटी सभ्यता में इसका अध्ययन आपने किया है। फिर आप देखिए, अब थोड़ा सा हम चलते हैं इस मानचित्र को देख लीजिए और इसको आप निकट से मानचित्र देखने का प्रयास करेंगे, तब ये बातें और भी सिंधु नदी की स्पष्ट हो जाएगी। देखिए, ये सिंधु नदी है। सिंधु नदी का ये उद्गम है। पूरी लाइन जहां तक हमारी कलम चलेगी वो सिंधु नदी है। सिंधु नदी है। ये क्षेत्र उद्गम कहलाता है। जहां से नदी निकलती है वह उसका उद्गम होता है, जहां नदी गिरती है वह उसका मुहाना होता है। अब नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील से है सिंधु नदी का। सिंधु नदी जब आगे बढ़ती है तो लद्दाख में प्रवेश करती है भारत में, और दमचौक एक स्थान है, वहां के निकट ये भारत में प्रवेश करती है। तो पहले मानचित्र देख लीजिए, यहाँ लद्दाख में प्रवेश करती है। इसकी कुछ जो सहायक नदियां हैं, देखिए सिंधु की जो वामवर्ती सहायक है, ये नदी यहां से चल रही है, इसका राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो जो इसके बाएं की सहायक नदियां हैं सिंधु की, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज है। सिंधु की दाएं की सहायकवर्ती नदियों में आप देखेंगे जास्कर, श्योक, नुब्रा, गिलगित,
स्वात, काबुल, कुर्रम, तोची, गोमल, कदर, झोग। ये नदियां दक्षिणवर्ती सहायक हैं सिंधु की, और ये नदियां इधर से झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। अब यहां पर सिंधु से परिचय आपका मानचित्र में हुआ। सिंधु से परिचय होने के बाद अब बात झेलम की हो जाएगी। झेलम का पुराना नाम बितस्ता है, बितस्ता झेलम को कहा जाता है। और आप जानते हैं सिकंदर और पोरस का युद्ध 326 बीसी में इस नदी के तट पर हुआ था। तो झेलम वेरीनाग झील से निकलती है, और यहां पर आप आकर के देखेंगे कि चेनाब नदी से यहां पे मिल जाए। अब चेनाब से मिल गई तो फिर इसकी जो शाखा है आगे चेनाब के रूप में आगे बढ़ गई। अब चेनाब से फिर यहां रोहतांग दर्रे से दो नदियां निकल रही हैं। रावी भी निकल रही है, अब व्यास भी निकल रही है। रावी नदी फिर आकर के यहाँ पे चेनाब से मिल जा रही है। तो इस तरह से चेनाब जो है यहां से चल करके और इतनी लंबी हो जाती है। तो अगर कभी भी आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा सिंधु की सबसे बड़ी सहायक कौन सी है, तो उसके लिए उत्तर आपका हो जाएगा चेनाब में। चेनाब जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक, इसको आप मेरे साथ रखेंगे। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक चेनाब है। चेनाब के बाद फिर देखिए रोहतांग दर्रे से रावी भी निकल रही है, वो भी चेनाब में जाके मिल रही है। व्यास भी रोहतांग से मिल रही है, लेकिन व्यास जो है सतलज में जाके मिल जाएगी। सतलज नदी है, राकस्तान से निकलती है और इसमें व्यास मिल रही है। जहां व्यास मिल रही है वहां हरकी बैराज बनाया गया है, जहां से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। इंदिरा गांधी नगर राजस्थान की जीवन रेखा कही जाती है, और वहीं पे भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है। भाखड़ा नांगल बांध जो है उसी के बगल में एक कृत्रिम जलाशय बनाया गया है जिसका नाम गोविंद सागर झील है, उसको भी आप जानेंगे। और इसके बाद फिर आगे जब आप बढ़ते हैं तो ये नदी फिर जा करके इसी चेनाब में मिल जाती है, सतलज नदी। तो फिर इस तरह से एक बार आप पुनः देखिए इस चित्र को। सिंधु नदी, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। कैलाश पर्वत से उद्गम है मानसरोवर झील से। वेरीनाग झील से उद्गम है झेलम का। बारालाचा दर्रे से उद्गम है चेनाब का। रोहतांग दर्रे से उद्गम है रावी और व्यास का। राकस्ताल से उद्गम है सतलज का। अब जैसे सतलज पे भारत में लुधियाना प्रमुख शहर बसा हुआ है। जम्मू कश्मीर झेलम नदी के तट पर बसा हुआ है। रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता की सौगंध खाई गई थी, इसको भी आप जानते हैं। अब फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ फिर देखिए इसका थोड़ा सा और विस्तृत वर्णन यहाँ लिखा गया है। सिंधु नदी हिमालय जब वो तिब्बत के कैलाश पर्वत से निकलती है मानसरोवर झील से, तो हिमालय को काट करके दमचौक के निकट लद्दाख में स्थान है पूरब से, उसमें प्रवेश करती है भारत में। और लद्दाख की केवल दो जिलों से प्रवाहित होती है, लेह और करगिल। क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश आपका लद्दाख है, तो ये प्रश्न आपका है कि लद्दाख के कितने जिलों से प्रवाहित होती है, तो लेह से और करगिल से पुनः पाक अधिकृत कश्मीर में चली जाती है। और चिल्लास एक स्थान है जो पाकिस्तान में है, वहां ये सिंधु नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है चिल्लास के निकट। इसकी दाएंवर्ती सहायक में हमने चर्चा किया और वामवर्ती सहायक की चर्चा किया। दोनों सहायक यहाँ पे आगे पूरी हो गई है। पूरी नदी की लंबाई सिंधु नदी की 2880 किलोमीटर है। सिंधु जल समझौता हुआ है 1960। 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ है। इस समझौते के अनुसार सिंधु और उसकी सहायक नदियों के 20% जल का उपयोग भारत करेगा और शेष 80% जल का उपयोग करेगा पाकिस्तान। तो
अब इस तरह से अब बात फिर आप देखिए झेलम, यहाँ देखिए झेलम जम्मू कश्मीर वेरीनाग झील से निकल रही है और फिर आकर के चेनाब में मिलती है। तो वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है और फिर जब पाकिस्तान में झंग नामक एक स्थान है, झंग के निकट चेनाब में प्रवेश कर जाती है। ये झंग यहाँ संगम जो है, ये झंग नामक स्थान पाकिस्तान में है, यहाँ इसका संगम होता है चेनाब से और झेलम चेनाब की सहायक है। फिर आप आगे बढ़ते हैं तो चेनाब। अब हमने अभी आपको बताया था कि चेनाब जो है बारालाचा दर्रे से निकलती है और ये जो पूरा लाल हिस्सा है ये पूरा चेनाब है। तो सिंधु की विशालतम सहायक है चेनाब। और हिमाचल प्रदेश में इसका नाम चंद्रभागा है। चंद्र और भागा दो नदियां हैं, एक चंद्र है और दूसरी भागा है। जब चंद्र और भागा दोनों मिलती हैं तब चेनाब का निर्माण होता है। इसके बाद फिर रावी। रावी नदी देखिए रोहतांग दर्रे से निकल रही है। दोनों नदियां रावी व्यास दोनों रोहतांग दर्रे से निकलती हैं और रावी का जो सतलज है, रावी का जो रोहतांग दर्रे से निकलती है और इसका संगम सतलज में फिर इसका मिलन हो जा रहा है। फिर आगे जब आप बढ़ते हैं तो सतलज, सतलज के बारे में देखते हैं। सतलज जो है मानसरोवर झील की राकस्थाल से सतलज निकल रही है। देखिए यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। रावी रोहतांग दर्रे से निकल करके चेनाब नदी में संगम है और व्यास नदी देखिए रोहतांग दर्रे से निकल करके सतलज में आके मिल रही है। हमने आपको पहले ही बता दिया था अभी इसके पहले ही कि रोहतांग दर्रे से व्यास निकलती है और व्यास का संगम सतलज में हो रहा है। सतलज में हरिके बैराज या बांध बना हुआ है, उस बांध से इंदिरा गांधी नहर निकल रही है, उसी के बगल में भाखड़ा नांगल बांध बना है और उसी के बगल में एक महत्वपूर्ण जलाशय या झील है जिसका नाम गोविंद सागर झील है। अब ये क्लियर है। इसके बाद में सतलज की बात हो गई, मानसरोवर झील, राकस्थाल और सिरकिला दर्रे के बाद भारत में ये सतलज प्रवेश करती है। यहाँ एक चार्ट बनाया गया है सिंधु नदी तंत्र का, इसको भी देख लीजिए। नदी उद्गम मुहाना, सिंधु नदी, सतलज, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। सिंधु का उद्गम मानसरोवर झील, सतलज का राकस्थाल, चेनाब का हिमाचल प्रदेश के हिमालय क्षेत्र से, रावी रोहतांग दर्रा, व्यास रोहतांग दर्रा, सतलज शेषनाग झील। और वो मिलती कहाँ है, उनका मुहाना कहाँ है, कहाँ जाकर के गिरती हैं, तो सिंध तो अरब सागर में। सतलज चेनाब, सतलज नदी जो है वो फिर चेनाब में उसका मुहाना है। यहाँ देखिए चेनाब में जाती है। चेनाब हिमाचल प्रदेश के हिमालय से निकलती है और सतलज में जाकर मिलती है। दोनों को मिलन नहीं हो रहा है, लेकिन आगे जाकर के फिर ये चेनाब मिल जा रही है सिंधु नदी में। व्यास रोहतांग दर्रा, सतलज, सतलज नदी शेषनाग झील से उद्गम, चेनाब में उसका मिलन हो रहा है। तो इस तरह से आज हमने एक विस्तृत अध्ययन सिंधु नदी तंत्र का किया है। इसके बाद अगले दिन हम गंगा नदी तंत्र का एक विस्तृत अध्ययन करेंगे। इससे संबंधित जो प्रश्न वैकल्पिक हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो आपको फिर दिए जाएंगे। इसको देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए बहुत